बुला रहे होते हैं। अगर पीपीएमडी की बात करें तो बेसिकली भट्टी साहब ने बात की थी ह्यूमरल इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर। ये समझना, इसको समझाना पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर बुक्स अवेलेबल है ना। आपका काम है कि आपको ये समझाया जाए कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव क्या होती है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि वैक्सीन क्या करती है। वैक्सीन आपकी बॉडी में जाएगी, जाने के बाद उसकी ज़ाहिर वो वायरस या तो हाफ डेड होता है या बिल्कुल किल्ड होता है। बॉडी फौरी उसके खिलाफ अपना मैकेनिज्म एक्टिव करेगी। डब्ल्यूबीसीज या फैगोसाइट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जितने भी सेल्स हैं वो चले जाएंगे वहां पे। वो जाके उसको देखेंगे, उसकी शेप को नोट कर लेंगे। इसे हम कहते हैं मेमोरी बनाना। ये बेसिक की वर्ड है जो वैक्सीन में आपने याद रखना है। वैक्सीन एंटीबायोटिक में ऐसा क्यों नहीं होता? आप लोगों के सवाल होना चाहिए ना कि हमने अगर बर्ड को एक दफा इकोलाई की ट्रीटमेंट दे दी या माइकोप्लाज्मा की, तो वो हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद या 6 महीने बाद दोबारा क्यों शिकार हो जाता है? क्योंकि एंटीबायोटिक्स के अंदर मेमोरी सेल्स नहीं बनते। उसका काम आपकी बॉडी के साथ है ही नहीं। उसे जाना है, बैक्टीरिया को खत्म करना है और खत्म, गुर्दों के जरिए जिस्म से बाहर। लेकिन जो वैक्सीन है, इसका काम आपकी बॉडी को एजुकेट करना है कि भाई इस तरह का वायरस आएगा तो आपने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है। तो जो वायरस की तरह हम भेजते हैं उसे एंटीजन बोलते हैं, और जो उसका रिस्पॉन्स बनता है उसे एंटीबॉडीज कहते हैं। बेसिक यही मकसद है। इसी वजह से चौथे हफ्ते में आप जब इसको वैक्सीन लगा रहे होते हैं बर्ड्स में, और फिर उसका बूस्टर शॉट दे रहे होते हैं, फिर आप उसको एनुअली दे रहे होते हैं। उसका पर्पस यही होता है कि हमने बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स पैदा करने हैं। मेमोरी सेल्स पैदा होंगे तो फील्ड वायरस आएगा, बॉडी को पता चल गया है कि ये वाला वायरस मेरे पास इसका तदारक पड़ा हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपको पता चल जाए कि इस रोड के ऊपर यहाँ पे खड्डा है, तो आप पहली दफा झटका खाएंगे, लेकिन दूसरी दफा अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो गुजर जाएंगे। और इसी तरह है जैसे आपको पता चले कि मोहल्ले में चोर घुस आए हैं और आप पहले से उसका कोई गन लेके रखें, कोई असला, कोई लाठी, कोई इंतजाम करके रखें। बॉडी को जो इंतजाम करवाना है ये वैक्सीनेशन है। वैक्सीन फेलियर होता क्यों है? अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, हमने बड़ी महंगी वैक्सीन मंगवाई, हमने बाहर से मंगवाई, लेकिन हमारे बर्ड फिर भी उसका शिकार हो गए। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। वैक्सीन फेलियर में मेन वजह है कोल्ड चेन मैनेजमेंट की। वैक्सीन को स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री पे। अगर आपका टेम्परेचर 2 डिग्री से कम होगा या आपका टेम्परेचर 8 डिग्री से ज्यादा होगा, किल्ड वैक्सीन भी खराब हो जाएगी, लाइव तो वैसे वायरस मर जाएगा। जब वो मर जाएगा तो आपकी किसी काम का नहीं। आप उसको पिला नहीं सकते ना, आप उसको इंजेक्ट कर थोड़ा करना, आपने पिलाना होता है लाइव वैक्सीन को। कोल्ड चेन का मतलब ये है कि वैक्सीन यूके से चली है तो उसको प्रॉपर पैक किया गया है, इंसुलेट किया गया है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, फिर वो पाकिस्तान पहुंची है। पोर्ट पे कितनी देर पड़ी रही, क्या उसके अंदर जो वैक्सीन थी वो डीनेचर तो नहीं हो गई? उसका टेम्परेचर कहीं पे कुछ भी हो सकता है ना। तो आपने वैक्सीन, आपको आपके हाथ में नहीं है कि आप जर्मनी वाला मामला हैंडल करें या पोर्ट पे ऊपर जाके मामला को हैंडल करें। आप अपनी सिर्फ ये केयर करें कि जिस बंदे से आप ले रहे हैं, आप उससे पूछें भाई तुम्हारी फ्रिज बैकअप पे है। अगर उससे वो कहता है कि नहीं जी रात को 8 घंटे के लिए बंद करके चले जाते हैं, तो पूरी दुकान तो निकलो करके चले जाओ, क्योंकि उसकी वैक्सीन खराब हो चुकी है। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आपने वैक्सीन उस बंदे से लेनी है, उस वेंडर से लेनी है जिसके पास फ्रिज बैकअप पे हो, ताकि वहां टेम्परेचर मेंटेन होगा। दूसरा, इंजेक्शन जब आपने लगाना है, बड़ी वजह आप ठंडी वैक्सीन इंजेक्ट कर देते हैं, फ्रिज से निकालते हैं भरी लगा के, उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। जो किल्ड वैक्सीन है उसका बेरेबल टेम्परेचर है 25 डिग्री। अगर आप उसको 25 डिग्री से ऊपर ले जाएंगे तो वो खराब हो जाएगी। तो आपने उसको 20 डिग्री तक, 15 डिग्री तक, फ्रिज में तो वो पड़ी है ना 2 डिग्री पे, 6 में पड़ी है, 8 में पड़ी है। आपने रूम टेम्परेचर से मुराद ये नहीं है कि उसको 25 डिग्री तक ही लेके आना है, आप उसको 20 डिग्री पे लेके तो नॉर्मल हो, ताकि प्रिंटर में आपने यहाँ इंजेक्ट करनी है तो
इम्यूनो सप्रेशन का शिकार ना होता है। क्या है, आप ठंडी वैक्सीन लगाते हैं, वो ऑयल बेस है या एक्वस बेस है, वो इधर ही पड़ी रहती है, वो प्रॉपर जज्ब नहीं होती, गिल्टियां बन जाती, वो प्रॉपर जज्ब नहीं होती। जब वो जज्ब नहीं होगी तो वो इम्यूनिटी नहीं क्रॉस करेगी। और ये ऐसे ही है कि अगर आपके 100 परिंदे हैं, उसके अंदर एक परिंदे में भी इम्यूनिटी ना बनी तो 99 बर्ड्स के लिए डेंजरस है, खतरा है। ठीक है, इस चीज का आप ख्याल रखें। यहां तक काफी लोगों को मेरा नींद भी आ रही है, टॉपिक कैसा है। अच्छा, अब आगे डिजीज मैनेजमेंट का मेरा टॉपिक था, वो स्लाइड अटक गई है। मैं अक्सर जिस चीज के ऊपर मेरा फोकस होता है ना, मेरी प्रैक्टिस में कभी भी ये शामिल नहीं होता कि मैंने बिल बहुत लंबा बनाना है या मैंने एंटीबायोटिक्स की बस धस निकाल देनी है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ऐसा नहीं होता। मेरी कोशिश होती है मैं रूट कॉज को पकड़ूं और आप लोगों को गाइड करूं, भाई वहां प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लें। जैसे सिरके की बात, डॉक्टर साहब एक चीज और पूछनी थी, ये जो वैक्सीनेशन आप बता रहे हैं, वैक्सीन की बोतल जब ओपन कर लेते हैं तो उसको कितने अरसे तक दोबारा यूज कर सकते हैं? अगर आपने उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज करके वापस फ्रिज में रख दिया तो आप उसको 1 साल तक भी यूज कर सकते हैं, जितनी उसकी शेल्फ लाइफ है। लाइव वैक्सीन को नहीं कर सकते। लाइव वैक्सीन आपकी एक दफा 8 डिग्री से बाहर निकली, वो खत्म। वो चाहे आपने 2000 की बायर ली थी, चाहे आपने 10,000 की ली थी, वो खत्म। यानी कि आप लसोटा कहना चाह रहे हैं? लसोटा, लसोटा आप वो नहीं हो सकता, उसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपने उसको लाजमी तौर पे जब पानी में डालना है तो पानी का टेम्परेचर तो 25 डिग्री है, 20 डिग्री होगा तो यूज हो जाएगी, दोबारा से उसको आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब वैक्सीन को पैक किया जाता है उसके अंदर एडजुवेंट डाला जाता है और उसमें से एयर निकाली जाती है ताकि किसी किस्म की कोई डेंजरस चीज अंदर न जाए, कोई बैक्टीरिया उसको जाकर डिस्टर्ब न करे। लाइव वायरस है, वो म्यूटेशन कर जाए, अगर वो म्यूटेट हो गया तो वो जाके हो सकता है बीमारी पैदा कर दे। ठीक है ना, हमने क्या करना होता है, लाइव आप इसको इमेजिन करें कि ये एक वायरस है, तो हमने इस वायरस के 2 हिस्से बनाए हुए हैं। एक हिस्सा है जिसे हम इम्यूनोजेनिक पार्ट कहते हैं, ये वाला, इसने इम्यूनिटी पैदा करनी है, और एक हिस्सा है जिसने बीमारी पैदा करनी है। लाइव वैक्सीन में हम उसका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, और इस हिस्से को पूरा करते हैं किसी बेनिफिशियल बैक्टीरिया के किसी डीएनए से, ताकि वो एज अ होल ऑर्गेनिज्म अंदर जाए। जब ये हिस्सा अलग हो गया होता है तो ये बीमारी पैदा नहीं करता, सिर्फ जाके क्या करता है, ट्रिगर करता है बॉडी को। ठीक है ना, ये ऐसा ही है कि आपके ऊपर बार बार फिर आप कहेंगे असले की मिसाल दे रहा हूं, आपके ऊपर बंदा अटैक करे लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां ना हो, ये नकली गोलियां हो, ये लेकिन आप उसको करनी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अच्छा, हमारा मैं बात कर रहा था डिजीज मैनेजमेंट। सबसे पहला काम, पहला स्टेप, आप अपने लॉफ्ट में एक आईसीयू बनाएं। इंटेंसिव केयर यूनिट आपने हर हॉस्पिटल में देखा होगा, अलग होता है, जनरल वार्ड अलग होता है। आपका बर्ड बीमार हुआ है, उसको उठाएं, उसे आईसीयू में शिफ्ट करें। आपके लॉफ्ट के अंदर लाजमी तौर पे आईसीयू होना चाहिए, एक अलग से पिंजरा होना चाहिए जो हवा के रुख में ना हो। डॉक्टर साहब, कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए आम बर्ड्स की? मैं वही बता रहा हूँ। आपने इस पर कूलर लगाया है तो आप कूलर के बिल्कुल सामने ही आईसीयू लगा दें ताकि जो वायरस है वो सब में फैल जाए। ऐसा भी नहीं करना, आपने उसको एंड में बनाना है, उसके लिए अलग इंतजाम करें, गर्मी का, सर्दी का, फ्रेश वाटर का, फ्रेश फीड का, और वहां पे किसी किस्म का ना सन की लाइट आनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर हो, और उसे बनाना आपने अपने प्रेमिसेस से बाहर। अक्सर मैंने लॉफ्ट्स देखी हैं कि आप एक दरवाजा लगा के अंदर लॉफ्ट्स होती हैं, एल शेप में होती हैं या यू शेप में होती हैं, आपने अपनी लॉफ्ट से बाहर बनाना है उसको, ताकि आते जाते आप उसके टच में ना रहें, साइड पे हो बिल्कुल। दूसरा काम, जब आप परिंदे को आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, अपने कबूतर को, आपने उसको, अब देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको डायरिया है, वो सुस्त होकर बैठ गया है, खाना पीना नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है, बच्चा भी बीमार होता है, इनको पहले रोटी खिलाओ, उसको खाना खिलाने की तरफ न लेके जाए, पहले उसके सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें, उसको इम्यून बूस्टर दें, खुद से पानी नहीं पी रहा तो सिरिंज के साथ पिलाएं, उसको आप इलेक्ट्रोलाइट्स दें ताकि जो डायरिया वो कर रहा है, वो डायरिया उसका कवर, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। तीसरी चीज जो होती है ना, वो होती है, एक वर्ड बोला जाता है गट मेटाबॉलिज्म या गट एनवायरनमेंट। होता पता क्या है, यहाँ शुरू होता है परिंदे का नाम क्रॉप से, क्रॉप में और पीएच है, प्रोटीक्लॉरस में और पीएच है, गिजर में और है, इंटेस्टाइन में और है, ये अल्लाह ताला ने पीएच रखी हुई है।
जब बीमारी आती है तो ये पीएच इंटेस्टाइन के अंदर वाली डिस्टर्ब हो जाती है, ये होती है बेसिक, ये चली जाती है एसिडिक, जिसकी वजह से खुराक जज़ब नहीं हो पाती, प्रोबायोटिक्स अपना काम नहीं कर पाते और ये एसिडिक एनवायरनमेंट पैथोजेंस को ग्रो करवा रहा होता है। आपने क्या करना है, प्रोबायोटिक्स लाजमी देने हैं। पाकिस्तान में प्रोबायोटिक्स इजीली अवेलेबल है, गट केयर के नाम से साशे दे रहे हैं। आप दुकान पे जाए मेडिकल स्टोर पर लेके यार कोई भी अच्छा प्रोबायोटिक दे दें, 50 रुपए से लेके 60 रुपए तक 1 से 2 लीटर पानी के लिए आपको मिल जाता है। लाएं, अपने परिंदे को पिलाएं, पहले उसको बेहतर करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आप उसको फीड ऑफर करें, गर्म ग़िज़ा ऑफर करें, सादा पानी ऑफर करें। और तीसरी चीज ट्रीटमेंट। अब आपने ट्रीटमेंट देनी है डायग्नोसिस के ऊपर, चलाएं जी। डिफरेंशियल डायग्नोस है तीनों का, कि फंगल इन्फेक्शन होगी तो क्या होगा, बैक्टीरियल होगी तो क्या होगा। तो आपने डायग्नोस करना है कि आपके परिंदे को प्रॉब्लम क्या है। जब आप प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे ना, आपका आधा मसला हल हो जाएगा। हम प्रॉब्लम को गलत पकड़ रहे होते हैं, ट्रीट हम कुछ और कर रहे होते हैं। जैसे अभी भाई ने बात की कि इन्होंने सिंपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी, बर्ड ठीक हो गया, जबकि उसको पता नहीं क्या कुछ दे दिया होता यह है कि टॉक्सी की वजह से वो बीठे कर रहा होता है, हम उसको सिप्रो दे रहे होते हैं। वो बीट कर रहा होता है साल्मोनेला की वजह से, हम उसको सल्फा देके प्रोलिन देके ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे एंटीबायोटिक के हवाले से मेरे एक और जहन में बात आई, कामरान साहब ने बात की थी कि वो सारी मिक्स करने का भी कहते हैं। होता पता क्या है, हम देखते हैं एफिकेसी, इसे कहते हैं एंटागोनिज्म, और दूसरा वर्ड है सिनर्जिज्म। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनको इकट्ठा दे सकते हैं और उसका फायदा होता है। जैसे इकोलाई अकेली आती, इसके साथ कुछ नहीं आता, पैनलो अकेली देने ठीक हो जाएगा वर्ड। साल्मोनेला अकेला नहीं आता, साल्मोनेला के साथ टॉक्सी भी आ रही होती है, साल्मोनेला के साथ क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन भी आ रही होती है। क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन सिंपल मैं कहूँगा नेक्रोटिक एंट्राइटिस, आप बर्ड ओपन करते हैं या उसकी बिठें भूरे रंग की आना शुरू होती है, पतली चॉकलेटी बिठे जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट होता है नेक्रोटिक एंट्राइटिस का। तो हमने फिर कॉम्बिनेशन देना होता है, सिप्रो के साथ हम डॉक्सीसाइक्लिन ऐड करेंगे, या हम उसके साथ सल्फर ड्रग ऐड करेंगे, एमरो के साथ क्रिस्टीन ऐड करेंगे, टाइलोसिन के साथ डॉक्सी ऐड करेंगे। वो कॉम्बिनेशन मजबूरी बन जाती है हमारे लिए। जब तक वो चलता है, आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हल्के कबूतरबाज हैं, जो कबूतर परवर हैं, जो बाहर से तो इंपोर्ट कर लेते हैं वैक्सीनेशन, मगर उनके लिए जो सस्ती वैक्सीनेशन है और अच्छी है, वो ज़रा आप उसको डिस्कस कर दें। देखिए, मैंने पहले भी बात की कि मसला ये है कि पाकिस्तान में पिजन्स की जो पीपीएमवी है वो अवेलेबल नहीं है, अगर है तो महंगी है। ज्यादातर मैंने देखा है कि कबूतर पालने में लोग एक सिंपल आती है मेडिसिन एंटीक्योर के नाम से, एंटीक्योर वो यूज कर रहे होते हैं। आप को मैं सिंपल एक एडवाइस करूंगा कि अगर आप एक्सपेंसिव वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप कैलिमन करें, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ये है कि आपके जो 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के बर्ड्स हैं उनको आप लाइव वैक्सीन करें, ठीक हो गया। एनडी और आईपी की वैक्सीन आती है, अकेले आप एनडी की करें। जब वो आपका परिंदा 7 से 14 दिन वैक्सीनेट हो जाए, फिर आप उसको किड इंजेक्ट करें, गैलिमन इंजेक्शन लगा दें। 4 हफ्ते के बाद उसको दोबारा एक शॉट दें और उसके बाद एनुअली उसको शिफ्ट कर दें। इससे होगा पता क्या, कंप्लीट तो वो नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर पिजन का ही आ गया है एनडी का वायरस तो वो तो शायद नुकसान करे, लेकिन उसमें होगा ये कि खसूसन गर्मियों में ज्यादा परिंदे बीमार हो रहे होते हैं। पिछली ये जो गर्मियां गुजरी हैं, इसके अंदर मुल्तान में जितने भी मैं लॉफ्ट देख रहा था, सब के सब इन्फेक्ट हुए हैं, क्योंकि ब्रॉयलर्स और ब्रीडर के ऊपर बड़ी बीमारी आई हुई थी। वो ज्यादा खतरा है आपको। देखिए, आप में से माशाल्लाह सारे मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। आप कभी किसी बंदे को नेड़े भी नहीं लगने देते होंगे अपने लॉफ्ट के, ठीक है ना। एक दोस्त लॉफ्ट वाला कहता भी होगा ना कि यार मैंने तुम्हारे परिंदे देखने, लोग कहते हैं यार ठीक है, जरा बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना है। तो आपको खतरा है हवा के अंदर वायरस से। तो हवा के अंदर वायरस सबसे ज्यादा आ रहा होता है पोल्ट्री का, एवियन पैरामीटर वायरस। तो ना होने से कुछ होना बेहतर है। बेहतर ये है कि आप जो अवेलेबल है, गैलिमन की, एंटी लसोटा है, एंटी एवन्यू है, आप वो वैक्सीन करें अपने बर्ड्स को।
और साथ में मैंने एक प्रैक्टिस और देखी है कि हम थोड़ी सी फिर क्या बचा रहे होते हैं। छोड़ दो, टाइम नहीं रह गया, हैंग हो गया। चले मैं उसको किसी और वक्त डिस्कस कर लेंगे। आप सवाल मैं बता, एक सवाल आया पड़ा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोसिक्योरिटी, अगर न्यू इश्यू करें तो क्वारंटीन। देखिए क्वारंटीन वर्ड का मतलब है, लैटिन वर्ड है, लतीनी जुबान का, इसका मतलब है 40 दिन। जब ये ताउन की वबा फैलना शुरू हुई थी, शुरू में इन्फ्लुएंजा आना शुरू हुआ, तो ये 40 दिन के लिए उन्होंने कहा कि आपने जितने भी समुद्र के जरिए लोग आ रहे हैं इनको अलग रखना है। तो वहां से ये क्वारंटीन का वर्ड निकला। आपने 15 दिन क्वारंटीन करना है। कबूतरों के लिए 15 दिन से कम टाइम ही नहीं है। 15 दिन आपने नया परिंदा खरीदा है, जितना भी अच्छा वो पेट बर्ड का लवर है, फार्मर है, उसके परिंदे कभी बीमार नहीं हुए। आपने यही समझना है कि जो परिंदा आप लेके आ रहे हैं वो बीमार है, उसको आपने 15 दिन के लिए ज्यादा रखना है। आप एक ये प्रैक्टिस सिर्फ शामिल कर लें, आपके बर्ड बच जाएंगे हर तरह की बीमारी से, क्योंकि और कोई जरिया नहीं है बीमारी फैलने का हवा के अलावा। देखिए इन्फ्लुएंजा जो स्ट्रेन है ना, ये पिजन्स के अंदर बहुत कम अटैक करती है। बेसिकली H5 H7 ये दो स्ट्रेन हैं जो जूनोटिक हैं और ये इंसानों में फैलती हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है। जो H9 है ना स्ट्रेन, वो पिजन्स में बहुत कम इफेक्ट करती है, लेकिन आपके बर्ड में सांस का मसला ना आए उससे बेहतर है कि आप एंटी-H9 इंजेक्ट कर लें। गैरीमैन 407 में एंटी-H9 के साथ होगी। हाँ जी ठीक है। नीडल रबड़ का उसको ओपन कर देते हैं, ये तरीका गलत है। आपने कॉर्ड के अंदर से ही उसको लेना है। जितनी वैक्सीन आपने 1 पॉइंट इंजेक्ट करना है, 2 करने हैं या 3 करने हैं, आप उसी को लें और उसको ऐसे वैसे ही फ्रिज में रख दें। माइक सामने कर दें। ये तो ये आमतौर पर ये जो चिक्स होते हैं इनको बहुत फेयरली ये इफेक्ट करती है, लेकिन जो रट बर्ड्स होते हैं उनको ये किसी किस्म का असर नहीं होता। बेसिकली वायरस जो प्रॉब्लम है ना वो इम्यूनिटी के साथ। जो यंग बर्ड्स होते हैं ना, वो उनके अंदर अभी इम्यून ऑर्गन्स बने नहीं होते। वो मदर से लेके आ रहे थे, जिसे हम कहते हैं मैटरनली ड्राइव्ड एंटीबॉडीज। वो आपका ब्रीडर जितना अच्छा होगा उतनी एंटीबॉडीज अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और जो जैसे जैसे परिंदा दूसरे तीसरे हफ्ते में गुजरता है ना, चौथे पांचवें, उसके इम्यून ऑर्गन्स, उसका पस्सा, उसका बोन मैरो की कम्युनिटी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें वो अटैक नहीं कर पाती। यंग बर्ड्स में क्योंकि इम्यून सिस्टम कोई नहीं होता, इतना एक्टिव नहीं होता, इसलिए वायरस ज्यादा अटैक करता है। जी जी मैंने देखिए पोल्ट्री में भी तो वैसे लसोटा पाकिस्तान में नहीं इतनी प्रिवेल करती जितनी मैकटेस्वर करती है, लेकिन हम लसोटा लगा रहे होते हैं ब्रॉयलर्स को भी, ब्रीडर को भी, लेयर को भी, और वो 99% इफेक्टिव होती है। पिजन्स में भी वो एफिकेसी करती है, लेकिन 1% तो रह गया ना। तो ग्रैंड फार्मा का रिजल्ट अच्छा है। अभी तक जो मैंने रिसर्च की है उसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव है। यंग बर्ड्स में 0.1 लगेगी, और अगर आपने रेसिंग पिजन में लगानी है 0.3 लगेगी। अगर आपने टिपनस के अंदर लगानी है तो उसमें 0.2 लगेगी सबकट। देखिए फाउल पॉक्स के लिए इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं, क्योंकि वायरल है। इसके लिए आप कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट ले लें, या वैसे नीला पोता ले लें। 1 ग्राम 4 लीटर पानी में हल करके दे दें। साथ में आप इम्यून बूस्टर देंगे। इम्यूनिटी बेहतर करना ही इसका हल है। और दूसरा हल है पॉलीफैक्स।
परिंदा अलग करते हैं, जख्मों को पॉलीफैक्स लगाते हैं ताकि उससे वायरस आगे से आगे फैले ना, क्योंकि अगर वो ऐसे पंजा में लगा के या चूंकि के साथ कहीं भी उधर लगेगा ना, वहां पे बनना शुरू हो जाएगा। आप लोगों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे। मैं उसका सवाल अच्छा है, मैं जवाब देता हूं। एक सवाल है उस्ताद मोहतरम की तरफ से कि जब वैक्सीन करते हैं तो बर्ड इम्यूनो सप्रेशन का शिकार होता है, जिसकी वजह से मुर्गियों के यानी कि जो माता है उनके अंडे आने बंद हो जाते हैं और ब्रीडर जो है वो अपना ब्रीडिंग छोड़ देता है। उसके लिए दो चीजें होती हैं, एक है डोजेज और दूसरा आपने अपने परिंदों को जब भी वैक्सीनेट करना है उससे 8 घंटे 10 घंटे पहले इम्यून बूस्टर्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करवाना है पानी के अंदर। आपने उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और जब इंजेक्शन लग जाएगा उसके बाद भी आपने अपने बर्ड की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। उसके अंदर विटामिन ई सेल दे दें, आप लाइजोजाइम दे दें, आप विटामिन सी दें, इलेक्ट्रोलाइट्स दें, इट्स योर चॉइस, लेकिन आपके इम्यून बूस्टर्स दें, दूसरा डोजेज। तीसरा एक और फैक्टर भी है, ठंडी वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो वैक्सीन को ठंडा नहीं करना, उसको नॉर्मल करके फिर इंजेक्ट करना। हमारे